अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेलकम बैक विद द न्यू चैप्टर। 2 हमारा कंप्लीट है। कोई सवाल? पक्की बात 100%, कोई सवाल नहीं। थोड़ा सा मसला मुझे है ना एज अगेंस्ट, उसमें क्या मसला है? एज अगेंस्ट मैं आपको बताता हूँ, मुझे हाँ। मैं ठीक बता रहा हूँ। उस विवाद में लिखा होगा कि कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजल, यानी कि प्रपोजल के लिए कंप्लीट तब होगी। बस इसी तरीके एज पर या एज अगेंस्ट, उसके लिए कब पूरी होगी, बस और कोई मसला नहीं है ना। बस ठीक है। चैप्टर 3 शुरू करते हैं। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। अब इसमें 3 वर्ड हैं, एक वैलिडिटी, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो और उसमें क्या हो? कंसिडरेशन हो। तो लिख लेते हैं, ऑफर जमा एक्सेप्टेंस जमा कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यही एग्रीमेंट को उठाए और इसमें क्या ऐड कर दें? लीगल बाउंडनेस या लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, तो क्या बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक कॉन्सेप्ट यहां पे साथ डिस्कस कर दिया, वैलिडिटी। वैलिडिटी, व्हाट इज वैलिडिटी? इसका क्या मतलब होगा वैलिडिटी? कि ये वैलिड कब होगा, कब नहीं होगा, कब ये मंजूर है, कब ये मंजूर नहीं है। इसका मतलब ये है, कहना ये चाह रहे हैं कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकते हैं और इनवैलिड या वॉइड भी हो सकते हैं। इट कैन बी वैलिड, इट कैन बी वॉइड। वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे पास 4 नई टर्म्स आ चुकी हैं। फर्स्ट इज वैलिड एग्रीमेंट, देन वैलिड, देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बड़ी खूबसूरती के साथ 2x2 का मैट्रिक्स बनता है और 4 टर्म्स हमारे सामने आती हैं, वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट वैलिड कब होगा? जब ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी और कंसिडरेशन होगी। एक एग्रीमेंट मेरा वैलिड कब होगा? जब ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी और कंसिडरेशन होगी। इसका मतलब है कि ये बात तो हमें ऑलरेडी क्लियर है, इसमें कोई मसला हमें नहीं है। और एक एग्रीमेंट वॉइड कब होगा? जब शुरू से ही वो खराब बना हो। जब शुरू से ही वो क्या हो? खराब। इसका एक वर्ड यूज होता है एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। जब वो शुरू से ही क्या है? खराब बना हुआ है। राइट फ्रॉम द ऑनसेट, राइट फ्रॉम द डे वन वो क्या है? खराब है, वो बातिल है, वो किसी काम का नहीं है। एक वॉइड एग्रीमेंट कभी भी एक वैलिड एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एक वॉइड एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। मगर एक वैलिड एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और एक वैलिड एग्रीमेंट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एग्रीमेंट वैलिड कब होगा? ऑफर जमा एक्सेप्टेंस जमा कंसिडरेशन। और वॉइड कब होगा? जब उसमें यूज होने वाला ऑब्जेक्टिव, जब उसमें
यूज होने वाला ऑब्जेक्टिव या कंसिडरेशन क्या होगी, खराब होगी, बातिल होगी, गलत होगी, या ऑफर एक्सेप्टेंस सही से नहीं की गई होगी, तो वो शुरू से क्या होगा, वॉइड होगा। शुरू से क्या होगा, वॉइड होगा। आगे यहां तक क्लियर? अच्छा, किताब इसके बारे में क्या कहती है? किताब कहती है जनाब, वॉइड एग्रीमेंट क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स होने नहीं देगा, ये एग्रीमेंट शुरू से क्या होते हैं, वॉइड। इनको क्या क्या कहा जाता है, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही खराब है, शुरू से ही बातिल बने हुए हैं। ये बताइए एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाएगा? जिसके पीछे एक वैलिड एग्रीमेंट खड़ा होगा, और ये वैलिड एग्रीमेंट क्या होगा, लीगली बाउंड कर रहा होगा, यानी कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये बात भी क्लियर होगी हमें। 3 बातें क्लियर हो गई। क्या रह गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से क्या रह गया, पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है? हो सकता है। कब होगा, जब वो शुरू से ही वॉइड हो? नहीं, जब वो शुरू से ही वॉइड हो, यहीं पे खड़ा हो, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बन ही नहीं सकता। और शुरू से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाएगा, कोई भी नहीं बनाता। तो एक कॉन्ट्रैक्ट पहले कभी वैलिड था, मगर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो खराब हो गया। पहले वैलिड था, पहले, बाद में सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हुआ कि अब वो क्या है, वो वॉइड हो गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम आपको फास्ट ट्रैक पढ़ाएंगे बिजनेस लॉ का। ICAP ने पेपर ही ख़त्म कर दिया, पेपर ही मौजूद नहीं है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड रह गया? अब ये वॉइड हो गया। क्यों? जिस मकसद के लिए हमने वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना था, वो मकसद ही अब फौत हो गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मुझे आपसे पतंगे खरीदनी है, काइट्स। उस वक़्त पतंगों के ऊपर कोई बैन नहीं था। एग्रीमेंट में उतरने के 2 हफ्ते के बाद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, और ऐसा बैन लगाया जो कि उतरने वाला नहीं है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली क्या हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लॉ की तरफ से हो रहा है, इंसानों की तरफ से नहीं हो रहा। बिकम्स वॉइड जब वो इन्फोर्सेबल ना रह सके। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। आ जा अच्छा जी जी, जिस टाइम पे ये बना था उस टाइम पे क्या था, वैलिड। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, वॉइड हो गया। सब्सिक्वेंटली ये इस काबिल नहीं रहा कि अब आप इसको इन्फोर्स करवा सकें। नाउ इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बनते वक्त क्या था, वैलिड। अब क्या हुआ, वॉइड हो गया। यहां तक क्लियर है? बस आप लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या से पहले पढ़ा? पहले मैं सारा तो कभी दिखा रही थी। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 तो क्लियर है ना? बस ठीक है, ओके। अब मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है, एक एग्रीमेंट बना, वो वैलिड था, वो वैलिड एग्रीमेंट क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं? हो सकता है। शो नहीं हो रहा, बाल आगे आ रहे हैं। अच्छा पीछे आ जाए, बस एक स्टेप अगर आप पीछे की तरफ मूव हो जाएं, वो कैमरे में आप कैप्चर होते जा रहे हैं साथ साथ। अच्छा
सवाल ये था कि एक वैलिड एग्रीमेंट क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता है ना। जब ये वैलिड एग्रीमेंट था क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सब्सिक्वेंटली ये वॉइड हो सकता है, सब्सिक्वेंटली ये वॉइड हो सकता है। अगला सवाल आपसे, क्या कभी ऐसा भी होता है कि नॉट श्योर कि ये वैलिड होगा या ये वॉइड होगा? वी आर नॉट श्योर। कौन? एग्रीव्ड पार्टी बीच में एंटर होके ये रोल प्ले कर सकती है कि भाई मेरे पे छोड़ दो, मैं चाहूँ तो उसको वैलिड कर दूँ, चाहूँ तो उसको वॉइड कर दूँ। इसको हम क्या कहेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीव्ड पार्टी पे डिपेंडिंग है कि चाहे तो उसको वैलिड करे, चाहे तो उसको वॉइड कर दे। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे? वॉइडेबल। चैप्टर 4 इसके ऊपर काफ़ी तसल्ली बख्श बातें करेगा, वॉइडेबल के ऊपर, जो कि हमारा टारगेट है रिमेनिंग टाइम में। आज और कल 3 करना है और मंडे को हमने 4 स्टार्ट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मुझे बताइएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या फीचर्स आपको लगता है कि हो सकते हैं? जी मिस, आपसे पूछते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? कब मैं कहूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैलिड है? कुछ तो बातें ध्यान में होंगी। कब हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? मैं शुरू कर देता हूँ। जब एक अच्छी ऑफर हो, मतलब बेस से आते हैं ना, जब एक अच्छी ऑफर हो, ऑफर को क्या हुआ हो, एक्सेप्ट हुई हो। यानी कि हमें इसने बताया कि जब इसके पीछे क्या हो, एक वैलिड ऑफर हो, उसके बाद एक वैलिड क्या हो, एक्सेप्टेंस हो। अच्छा, ये वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस अपने अंडर वैलिड कब होंगी? जब इनके वो वाले फीचर्स एसेंशियल्स मीट हो रहे होंगे। यानी कि चैप्टर 2 और चैप्टर 2। अच्छा, तीसरी बात कर लेते हैं। कब हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ऑफर भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, उसके बाद इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, ठीक है, लीगली बाउंड, इन्फोर्सेबल हो, और सिर्फ ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो, काम चल जाएगा? कंसिडरेशन भी तो चाहिए हमें। एक वैलिड क्या चाहिए? कंसिडरेशन चाहिए। कंसिडरेशन के बाद इन्फोर्सेबल होगा। मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूँ फिलहाल, अभी आप सिर्फ लिखवाएं, इसकी सिमेट्री बाद में करेंगे। तो एक वैलिड क्या चाहिए हमें? कंसिडरेशन चाहिए। चैप्टर 3 यानी कि यही चैप्टर इसके ऊपर भी बात करेगा कि एक कंसिडरेशन वैलिड कब मानी जाएगी। अच्छा, और क्या चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए? अगर आप गौर करेंगे तो एक पॉइंट मैंने सामने के लिखा हुआ है, उसके साथ मैंने स्लैश लगाया हुआ। स्लैश कहाँ पे लगा हुआ पूरे बोर्ड पे? तो एक वैलिड ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, एक वैलिड चैप्टर 3। मकसद, हम इस कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर होना चाहते हैं, उसके पीछे बैक एंड मकसद क्या है। एंड कंसिडरेशन इज दोनों पार्टीज को क्या वैल्यू ट्रांसफर की जा रही है, और इसकी रेसिपी में और क्या क्या आ सकता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट क्या हो? दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट वी मीन बाय द वर्ड कॉम्पिटेंट? कॉम्पिटेंसी क्या है? एबिलिटी। उनका जहनी तवाज़ुन कुछ हद तक ठीक हो, वो छोटे बच्चे ना हो, और उनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो। तो कॉम्पिटेंसी इज अगेन
चैप्टर नंबर 3। इन सारी बातों को कौन डील करेगा? चैप्टर नंबर 3, ये वाला चैप्टर। अभी भी हमारी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी भी 2 पॉइंट्स रहते हैं। और बताएं, और बताएं, 2 पॉइंट्स हमारे भी और रहते हैं, 7 और 8। और क्या रेसिपी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? आपने कहा वैलिड ऑफर, ए ने बी से ऑफर की, एक वैलिड ऑफर की, बी ने एक्सेप्ट कर ली, एनफोर्सेबल भी है, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन भी ट्रांसफर हो रही है, ऑब्जेक्टिव भी क्या है? वैलिड है, पार्टीज भी क्या है? मगर एक पार्टी को ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा रहा है, फ्री कॉन्सेंट। पार्टीज की कॉन्सेंट क्या होनी चाहिए? फ्री कॉन्सेंट के साथ उनको एंटर होना चाहिए। और इस्लाम में आप कल गायब हो गए थे, बस मैंने फिर आपकी वो एग्जाम्पल भी गायब कर दी थी। आप शबनम चली गई है, शबनम आ गई है। चलें, फ्री कॉन्सेंट भी होनी चाहिए, और सब कुछ, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, इन्फोर्सेबल भी है, वैलिड कंसिडरेशन भी है। कोई और पॉइंट मिस तो नहीं कर रहे? इलीगल ना हो। टेक्निकली जब आपने ये वन बताया ना इन्फोर्सेबल वाला, तो उसमें कवर हो गया था। इलीगल होगी तो कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं हो सकती। और कोई पॉइंट मिस कर रहे हैं? आइए इनसे पूछते हैं, कब एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैलिड माना जाएगा? एक अच्छी ऑफर हो, एक अच्छी क्या हो? एक्सेप्टेंस हो। ये बातें हम पहले पढ़ रहे हैं, उसके आगे चलते हैं। एग्रीमेंट इज मेड बाय फ्री कॉन्सेंट, चैप्टर नंबर 4। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं, दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 3। एग्रीमेंट इज मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, चैप्टर नंबर 3। एग्रीमेंट इज मेड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, चैप्टर नंबर 3। एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी भी ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं हो सकता। इसकी शुरुआत कभी भी वॉइड एग्रीमेंट से नहीं हो सकती। ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ नहीं हो सकता। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मिलके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? जो आपकी ग्रिड बी है ना, उसमें है 4 चैप्टर्स, 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4 बेसिकली मिला के आपको बताते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैलिड कब होता है। 2 में 2 बातें हैं, कौन सी? ऑफर और एक्सेप्टेंस। 3 में 3 बातें हैं, कौन सी? कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट और कॉम्पिटेंसी। कितनी हो गई? 5 बातें हो गई। बाकी कितनी रह गई? 2। ये कहाँ पे है? 4 में। 4 क्या कहता है? ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए और फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। तो 2 + 3 + 232 का रूल है। 2, 3 और 2। 2 में 2 पाया जाएगा, 3 में 3 पाया जाएगा और 4 में रिमेनिंग 2 एसेंशियल्स पाए जाएंगे इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कल हम लोगों ने एक सवाल किया था, ज़रा अगर आपके पास हो वो सनम, और वो सवाल जिसमें गाड़ी के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। 4 लाख रुपए की गाड़ी थी। ज़बानी कर लेते हैं। ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी बेचूंगी। बी ने कहा मुझे मंजूर है। गाड़ी थी 4 लाख रुपए की। उसने कहा अभी से 1.5 लाख ले लो, बाकी मेरे साथ 62,500 रुपये की किस्तें कर लो। यही सवाल था। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी कि बताएं क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। अब आए इसको यहां से कंप्लीट करते हैं। क्या वो ऑफर वैलिड थी? क्या वो एक्सेप्टेंस वैलिड थी?
नहीं, उसने उसमें काउंटर किया था, Yes. उसने उसमें क्वालिफाइड। क्यों? 4 लाख के बाद उसने क्या कहा, 1.5 लाख अभी ले लो, बाकी 62,500 की किस्तें कर लो। तो शुरू में ये तो पूरा हो गया, मगर ये पूरा नहीं हुआ। चले आगे चलते हैं। गाड़ी और पैसे क्या वैलिड? गाड़ी बेचना क्या हलाल है? क्या ये पार्टीज कॉम्पिटेंट थी दोनों? ठीक है, फ्री कंसेंट से आए होंगे, और गाड़ी बेचना इज नॉट अ वॉइड एग्रीमेंट। तो अगर ये सारे पूरे हो रहे होते, इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड। बट ये पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने क्या कहा था कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सर यहाँ पे टर्म बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लॉ बाउंड कर दे, एनफोर्सेबल वाली बात। बाइंड कर दे या इन्फोर्स कर दे, एक ही बात है। यहां तक क्लियर हो गया? चैप्टर 3 में तकरीबन 3 बातें, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक आज करनी है, 2 कल करेंगे। अब 2 से मुराद है कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आज करें या कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट आज करें, ये अब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, बताएं। पोलिंग कर लेते हैं, कॉम्पिटेंसी आज करनी है या ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन आज पढ़ना? कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी, 2 वोट कॉम्पिटेंसी, 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 कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू, ICAP ने अभी तक इसके सिर्फ 2 सवाल पूछे हैं। एक आलिया वाला सवाल है और एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो वो भी साथ ही कर देंगे। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, खुद बताइएगा सोच के, अगर एक बंदे ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो पहला बंदा दूसरे बंदे में क्या देखे? क्या वो इस जहनी कैफियत में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके? क्या ये कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसकी एज ही इतनी कम हो कि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा सकें या नहीं करवा सकें? और क्या ये ऐसा बंदा तो नहीं है जिसको लॉ ने स्पेसिफिकली क्या कर दिया है, मना कर दिया है, रोक दिया है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते? तो अगर मैं इसकी एक डायग्राम बनाऊं तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में लॉ कहता है कि भाई इन 3 तरह के लोगों के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो सकते हो। अगर वो कौन हो? मेजर हो, अगर वो साउंड माइंडेड हो, अगर वो क्या हो, साउंड माइंडेड हो, और नॉट इन लिस्ट ऑफ डिसक्वालिफाइड पर्सन्स, नॉट इन लिस्ट ऑफ डिसक्वालिफाइड। इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। इनके अलावा अगर आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप कसूरवार होंगे। हम दूसरी पार्टी पे कोई जुल्म सतम नहीं करेंगे। नुकसान किसका होगा? आपका। जिम्मेदारी भी किसकी होगी? तो 3 बातें हैं। वो क्या होना चाहिए? मेजर। इसका मतलब क्या है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? साउंड माइंड। इसका मतलब है कि वो अनसाउंड नहीं होना चाहिए और वो इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। इस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले मेजर। अब मेजर के लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये तो कर सकता। मसला कहाँ पे आएगा? माइनर पे। किस पे आएगा? अगला सवाल, किसको मैं माइनर कहूं और किसको मैं माइनर ना कहूं? अच्छा, इसमें एक बड़ा मजे का एक सवाल आया था मेरे पास लास्ट टाइम। वो ये था कि सर पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियतें होती हैं उसको हम कहते हैं माइनॉरिटी, क्या ये भी इसमें कवर होती हैं? तो ये उसमें कवर नहीं होती हैं।
इसमें आपने वो माइनॉरिटी वाला माइनर लेकर नहीं आ जाना। तो माइनर एक लड़का या एक बच्चा या एक बच्ची या एक लड़की जिसकी नॉर्मल एज 18 साल से क्या है, कम है, प्रोवाइडेड कि इसके सर पे इसके पेरेंट्स जिंदा हैं। पेरेंट्स क्या है, जिंदा है। तो कौन सी एज देखनी है, 18। और अगर पेरेंट्स मौजूद नहीं हैं, गार्डियंस हैं, तो 21। ये कब, जब पेरेंट्स नहीं है मगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मौजूद। ये 21 साल है और वो क्या है, लॉ को लगता है कि अगर उसके पेरेंट्स जिंदा हैं तो उसके पेरेंट्स उसको 18 साल का जैसे ही वो होगा उसको अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू कर चुके होंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छा इंसान बनने के काबिल होगा। मगर जिसके साथ में गार्डियंस हैं उसको 3 साल एक्स्ट्रा क्यों दिए हैं, क्योंकि ये लोग एक ट्रॉमा से गुजरते हैं, ट्रॉमा ऑफ लूजिंग देयर पेरेंट्स। प्लस ये इतने ज़्यादा अक्लमंद हो जाएंगे, समझ सकें कि ये गार्डियन इनके साथ धोखा तो नहीं कर रहा, क्या इनकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे तो आहिस्ता आहिस्ता नहीं कर रहा, तो इसलिए उनको ज़रा बाद में बड़ा किया ताकि थोड़ा सा और क्या हो जाए, वक्त के साथ साथ मैच्योर हो जाए। तो ये फ़र्क है 18 में और 21 में। यहाँ तक क्लियर है, पक्की बात है। अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, क्या ये जुमला ठीक है? नहीं, एक माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो ही नहीं सकता। तो माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट हमेशा ये क्या होगा, वॉइड, वॉइड एब इनिशियो। क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। राइट फ्रॉम द वर्ड गो, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ये क्या है, वॉइड। आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, क्यों, उसके पीछे का एग्रीमेंट ही क्या है, वॉइड। और ऐसा वैसा वॉइड नहीं है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो क्या है, वॉइड। फिर लॉ कहता है कि अगर इसको बहुत ही शौक चढ़ा हुआ है एग्रीमेंट करने का, कोई बात नहीं, करने दें, मगर उसके साथ कौन हो, एक मेजर हो। जिम्मेदारी किस पर जाएगी, मेजर पर जाएगी। फिर भी आप उस माइनर को कभी भी रिस्पॉन्सिबल करार नहीं दे सकते। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये मेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। माइनर जब छोटा था तो बहकी बहकी बातें करता था, बच्चों वाली बातें करता था, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी। जब वो बड़ा होगा तो वो अपने बचपन में की हुई किसी भी बात को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। रेक्टिफाई मीन्स सुधारना, अपनी पुरानी बात को अब आके इम्प्लीमेंट करवाना, कि जो मैंने बात बचपन में की थी अब उसको पूरी करो। तो माइनर रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्ट नहीं कर सकता, अपने किए हुए एक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। यहाँ तक बातें क्लियर है, आसान सी बातें हैं। माइनर कौन है, 18 से कम या 21 से कम। कब, जब उसके पेरेंट्स हो तो 18 से कम, और जब गार्डियंस हो तो 21 से कम। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्या होगा, एग्रीमेंट, जो कि क्या है, वॉइड एब इनिशियो। माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी रहा है विद मेजर तो लायबल कौन होगा, और माइनर अपने किए हुए किसी भी एक्ट को रेक्टिफाई। माइनर को आप इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। माइनर को आप इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर, इंसॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने कर्जे पूरे अदा ना कर सके, जिसके पास इतने एसेट्स मौजूद ना हो। तो अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, आप इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है। लेट्स से एक बच्चा है 15 साल का और उसने एक गाड़ी देखी जो कि मिस्टर अल्फा के पास है, और मिस्टर अल्फा वो गाड़ी बेच रहे हैं, मगर वो किसको बेचेंगे, एक मेजर को बेचेंगे। इसको गाड़ी बहुत पसंद आई हुई है,
इसने घर बात की, अबू ने कहा बेटा नाम नहीं लेना, मेरे पास पैसे तो हैं मगर अभी नहीं, जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें मैं गाड़ी ले दूंगा। इसको डर है कि वो अल्फ़ा गाड़ी बेच देगा। इसने क्या किया, इसने नकली दाढ़ी मूछ लगाई, पहुंच गया अल्फ़ा के पास, ख़ुद को ज़रा बड़ा बड़ा फील करवा रहा है कि मैं कौन हूँ, एक मेजर पर्सन। अल्फ़ा ने कोई इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया और वो गाड़ी इसको दे दी, बेच दी। गाड़ी कह लें, बैग कह लें, कुछ भी कह लें, दे दिया। बाद में ये माइनर भाग गया, उसका नुकसान करके चला गया। लॉ इस माइनर को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर देगा और ब्लेम किस पे देगा, अल्फ़ा पे, कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुमने चेक करना था कि जिसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो माइनर तो नहीं है। भाई आईडी कार्ड किस लिए होता है, सिर्फ आपने इंसान की शक्ल सूरत पे गौर नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उसका CNSE नंबर भी तो होता है ना, उसका आईडी कार्ड की कॉपी भी तो होती है, जब आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं उस पर अटैच करते हैं। तो जब इसने कॉपी मांगी होगी क्या इसने प्रोवाइड की होगी, नहीं। अगर नकली दे दे फिर भी वो कहता है कि लायबल कौन है, तुम। उसने माइनर को बख्श दिया है, माइनर को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया है, जो करना चाहते हो करो, हम तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। उसको खुला खाता दे दिया, खेल तो खुल के खेल। जिम्मेदारी किसकी है, वो मेजर की, तभी तो वो मेजर है, तभी तो वो कौन है, वो एक मेजर है। माइनर को किसी भी चीज़ के लिए आप जिम्मेदार करार नहीं देंगे। Every person is competent to contract who is at the age of majority, who is of sound mind, और जो लॉ ने जिसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। ये बातें क्लियर है। माइनर कौन है, जिसकी एज 18 से कम है और अगर गार्डियंस हैं तो 21 से कम। रूल्स फॉर माइनर, एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वर्ड एब एन इशू। It is necessary that the minor must be competent to contract at the time of entering into contract. वो competent to contract है ही नहीं। Agreement with a minor cannot be ratified subsequently after he attains majority. ये बात भी समझ आ गई। एक माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर एक माइनर जॉइंटली एंटर हो रहा है एग्रीमेंट में विद अ मेजर पर्सन तो लायबल कौन होगा, मेजर। जॉइंटली प्रॉमिस किया हुआ है तो आप वो इन्फोर्स किसके अगेंस्ट करवा रहे होंगे, मेजर के अगेंस्ट करवा रहे होंगे। और अगर माइनर किसी के साथ धोखा करे, फ्रॉड करे और अपने आप को ये शो करे कि वो एज ऑफ मेजॉरिटी का है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए तो भी वो लायबल नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मेजर की, कि तुमने चेक करना है कि वो उस काबिल था या नहीं था। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा स्टॉपल का, इसका आगे लिख लें। चैप्टर 13 में हम जाके इस स्टॉपल को देखेंगे और वहाँ पे जाकर लिख कर आए कि जब हम ये वर्ड पढ़ेंगे तो हमने इस पेज पे वापस आना है। ये डबल लिंकिंग करनी है आपने, यहाँ पे लेकर 13 और वहाँ पे लिख कर आए चैप्टर नंबर 3, ताकि जब आप यहाँ पहुँचे तो वहाँ की बात याद आए, वहाँ जाएँ तो यहाँ की बात याद आ जाए। क्या मैं कह दूं कि मुझे माइनर समझ आ गया? क्या मैं कह दूं कि माइनर के ऊपर हमारी एब्सोल्यूट एश्योरेंस है कि समझ आ चुका है? एक स्टेप आगे चलते हैं, इसको बाद में करेंगे, पहले आते हैं इस लिस्ट के ऊपर। लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। ये वो लोग हैं जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी रखते हैं।
ये वो लोग भी हैं जो कि साउंड माइंडेड भी हैं, मगर स्टिल लॉ ने कहा कि यू आर नॉट एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी। हम इनको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब जिम्मेदारी किस पे है? आप पे है। मुश्तरी होशियार बाश। ये 4 लोग हैं। 4 लोग कौन से हैं? लॉ कहता है सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी इंसॉल्वेंट के साथ, किसी इंसॉल्वेंट के साथ, तो याद रखना उसके पास तुम्हें देने दिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो नुकसान होगा तुम उसके खुद ही लायबल होगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले एक दफ़ा कंफर्म कर लो, उसकी छानबीन कर लो कि क्या ये इस काबिल है कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, क्या ये इस काबिल है कि तुम्हारी लायबिलिटीज़ को पूरा कर दे, क्या उसके पास इतने एसेट्स हैं या नहीं। एक बंदा इंसॉल्वेंट कब कहलाता है? कब? जब उसके सारे एसेट्स कोर्ट के हवाले हो जाएं, उसके पास एसेट्स इतने ज़्यादा ना हो और जितने हैं अदालत उनके ऊपर अपना नुमाइंदा भेज दे, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर। जब अदालत ये कहे कि भाई अपने एसेट्स हमारे नाम पे कर दो, हमारा बंदा आएगा तुम्हारे एसेट्स की क्या कहते हैं जांच पड़ताल करेगा, उसकी वैल्यूएशन करवाएगा और तुम्हारी लायबिलिटीज़ को क्लियर कर देगा। अब ये एसेट्स तुम्हारे नहीं हैं, इसके कब्ज़े में हैं, उस वक्त ये बंदा कौन कहलाएगा? इंसॉल्वेंट। तो लॉ इस बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा। लॉ इसको इंसॉल्वेंट, जब तक लॉ ने डिक्लेयर नहीं किया तब तक इंसॉल्वेंट काउंट नहीं होगा। तो अब अगर एक ऐसा बंदा है जिसको लॉ ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, इफ अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। उसकी प्रॉपर्टी कौन डील कर रहा है? ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर। और ये कौन भेजेगा? कोर्ट ऑफ लॉ। कौन भेजेगा? कोर्ट ऑफ लॉ। ये है पहला बंदा, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। दूसरा, कन्विक्ट। कन्विक्ट किसे कहेंगे? मुजरिम। मुजरिम जिस पे जुर्म साबित हो चुका है और वो जेल में भी है। 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, जुर्म साबित हुआ हो और वो जेल में भी हो, यानी कि गिल्टी हो प्लस इम्प्रिजनमेंट, जेल की हवा काट रहा है। क्यों? इस पर जुर्म साबित हो चुका है, उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से बाज रहना है। जेल से बाहर आएगा, जेल से बाहर आ जाएगा, पेरोल पे होगा, जमानत पे बाहर आया हुआ है, सज़ा ख़त्म हो गई है, उस वक़्त आप कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस। अक्लमंद वो है जो कि तब भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो इसके साथ। अगर एक बंदे को पता है कि ये बंदा मुजरिम है तो आप क्यों पंगा ले रहे हैं? ना लें, ज़रूरी कि वही रह गया बंदा। दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो कन्विक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर नहीं होना। कन्विक्ट कौन है? कौन है कन्विक्ट? कहाँ है कन्विक्ट? अ कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इसकी ये डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी जब उसकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो गई है, या वो ज़मानत पे बाहर है, वो पेरोल पे बाहर है। उस वक़्त आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात? फिर सोच लें, क्या इंडिया हमेशा से ही हमारा दुश्मन है?
उसका कहते हैं जी। ऐसा नहीं है, वहाँ के भी लोग कुछ हमें अच्छा समझते हैं, हमारे लोग भी वहाँ से चीज़ें कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि हमने नई स्कीम बना दी है। जो नई स्कीम का शशका लगा हुआ है ये तकरीबन वहीं से कॉपी पेस्टेड है। हुआ कुछ यूँ कि मिस्टर क्या था नाम, साहब जी, अब आप आएगी क्लास में तो, साहब जी और शबनम बाजी का एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। अब शबनम रहती है इंडिया में और साहब रहता है पाकिस्तान में। अल्लाह खैर करे, नाम दिया था अभी इंडिया का, तुम बाजी शुरू हो गई। साहब जी और शबनम का एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। 1 जनवरी को ये शुरू हुआ और ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना था जाके अप्रैल के अंदर। 4 महीनों का ये कॉन्ट्रैक्ट था। साहब ने शबनम को यहाँ से मोबाइल भेजने थे और वहाँ पे शबनम ने मोबाइल रिसीव करके मोबाइल सेल करने थे अपनी शॉप पे। 1 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फरवरी के अंदर मुल्क के हालात कशीदा होना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो हालत जंगी में आना शुरू हो गए। वॉर डिक्लेयर कर दी गई कब? फेब के अंदर। फेब और मार्च वॉर चलती रही और कॉन्ट्रैक्ट कब तक का था? अप्रैल तक का था। द क्वेश्चन इज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जंग से पहले शुरू हुआ है या बाद या बीच में? पहले शुरू हुआ है। लॉ ये कहता है कि पहली बात तो ये कि आप उस मुल्क के साथ या उस मुल्क के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें जो आपके साथ हालत जंगी में है। हर मुल्क हमेशा आपके साथ हालत जंगी में नहीं होता। इस वक्त इंडिया नहीं है, कोई और मुल्क नहीं है आपके साथ। जंग लगी भी कहीं नहीं लगी हुई, बट अगर छिड़ पड़े, अगर शुरू हो जाए, उस वक्त आपको चाहिए कि उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें। क्यों? हर कोई अपने मुल्क का सोचेगा और क्या पता कि आपको कोई जानी नुकसान दे दे। माली तो वो देगा ही देगा, जानी भी दे सकता है। मगर हमारे केस में क्या था कि हमने कहानी शुरू की थी 1 जनवरी से। जंग हो रही है फरवरी मार्च में, तो जैसे ही जंग शुरू होगी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दें, ख़त्म कर दें, याद है सब्सिक्वेंटली वॉइड होता था, या वॉइड कर दें या कुछ टाइम के लिए उसको फ्रीज कर दें, उसको दबा दें, सप्रेस कर दें, उसके मुताबिक कोई बात ना करें, उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दें, खुद को रोक लें, या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, उसको वॉइड बना दें। मगर ये कब? ये उस वक़्त करना है जब 2 मुल्क आपस में जंग में एंटर हो चुके हों। हालात कशीदा होना इसकी निशानी नहीं है। वॉर प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए तब। A citizen of a foreign country while Pakistan is at war with that country. जब जंग शुरू हो जाए दूसरे मुल्क के साथ सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त, उसके अलावा नहीं। 1, 2 और 3, ये क्लियर है? इसकी बात करते हैं। आपको रेमंड डेविस याद है? कौन था रेमंड डेविस? आपको याद है? रेमंड डेविस याद है? रेमंड डेविस याद है? कौन था रेमंड डेविस? नहीं याद होगा आपको? तू रहने, तू सर्च ना कर, तू बात चुके रिसर्च। हाँ जी, कौन था रेमंड डेविस? मर्डर किया था। कहाँ से आया था? अमेरिका से आया था। सज़ा मिली उसको? चला गया था ना। कौन पकड़ता, कौन उसको जेल में डालता? वो था बाहर से आया हुआ एक एम्बेसडर जिसने पाकिस्तान में आके लोगों का मर्डर किया और चला गया।
पुरवकार तरीके से ये लोग छोड़ के आए, बिठा के आए और उसको रवाना कर दिया कि तुम जाओ, ये बेचारे तो वैसे ही गलियों में पाए जाते हैं, आएंगे तुम लोग भी कत्ल हो रहे होते हैं, इनका क्या है, आज नहीं तो कल उसने मरना ही होता है। हाँ कुछ मिल गया, कोई बात नहीं, होने दे, अल्लाह खैर करे। ये ना आप भी राइडर करती नाम भी बड़ा सामा है। तो लॉ कहता है कि ऐसे फॉरेन एम्बेसडर्स और फॉरेन सर्वनर से बाज रहें। इनके पास क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी ऑफ व्हाट? आप इनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, ये आपके खिलाफ कर सकते हैं। आप इनसे परफॉर्मेंस डिमांड नहीं कर सकते, ये आपसे डिमांड कर सकते हैं, अनलेस कि वो इतने अच्छे हों कि वो खुद आपके सामने आके सबमिट कर दें कि नहीं आप जीत गए, हम हारे। और कोई इतना अच्छा नहीं होता, आपकी कोर्ट्स इनको पकड़ नहीं पाती। आप जो देखते हैं आजकल ये जो डिफरेंट व्लॉगर्स फिर रहे हैं कैमरा लेके हाथ में, जो बाहर से आते हैं, वो 3000 वाला वो क्या शुरू हुआ था, 3000 लेगा, वो बीच पे, कराची की बीच पे वो नहीं शुरू हुआ था एक। हाँ, तो कहना बस मैं ये चाह रहा हूँ कि इनसे बच कर आ करें। अगर ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हों तो मौके पे इनसे परफॉर्मेंस ले लें, अदरवाइज़ अगर ये चले जाएं और आपको पैसे ना दे के जाएँ तो आप इनको बाद में पकड़ नहीं सकते, क्योंकि लॉ ने क्या दे दिया, इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी ऐसी है कि आप इनसे कुछ भी छीन नहीं सकते, मगर ये आपसे बहुत कुछ छीन सकते हैं। तो ये 4 लोग इन्होंने मना कर दिए, फॉरेन एम्बेसडर्स। 4 लोग कौन से मना हो गए हैं, इंसॉल्वेंट और कन्विक्ट और फॉरेन सर्वनर्स और फॉरेन कंट्री का बंदा जिसके साथ आप हालते जंग में हैं, आप वॉर में एंटर हो चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है सर? जो फॉरेन एम्बेसडर आया होता है, हम पाकिस्तान में उनको नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कंट्री में जाकर कर सकते हैं। हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते, उनकी अपनी कंट्री में जाके कर सकते हैं या नहीं, डिपेंड करेगा कि क्या आपकी कंट्री में हुआ हुआ जुर्म वहाँ पे जुर्म माना जाएगा या नहीं। एक बात ये, उनकी कंट्री में जाके तो वो वैसे ही प्रोटेक्टेड है, आप अपने मुल्क में प्रोटेक्टेड नहीं है, वो अपने मुल्क में क्या है, प्रोटेक्टेड है। और आप केस करने भी जाएंगे तो आपको इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, ऑल्दो कर सकते हैं, ऑल्दो कर सकते हैं। नहीं, बाप का क्या मुराद है कि एक व्लॉगर है, वो आया, उसने ये बाहर कार्ट से 2 अंडे लिए उबले हुए और चला गया। अब वो 100 रुपये की खातिर वो बंदा यूके जाएगा कि भाई वो 100 रुपया, नहीं, जिस तरह वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हर वो बंदा जो कि बाहर से चल के पाकिस्तान आ गया, हम उसको वही ट्रीट करते हैं कि वो हमारा मेहमान है। उसने 2 वर्ड यूज़ किए हैं, एम्बेसडर ने यूज़ किया, खाली सर्वनर्स भी यूज़ किया उसने। हाँ जी। और सर दूसरा सवाल ये था कि जब आपने कहा था कि जंग हो रही है तो उसको या तो फ्रीज कर दें या स्टॉप कर दें, तो हालत जंग में ही दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टाइम एक्सटेंड करने के लिए? देखिए, जितना टाइम जंग रही ख़त्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो आपने वॉइड कर दी है तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अगर आपने फ्रीज कर दी है तो उतना टाइम बंद रहेगा, जैसे ही जंग ख़त्म होगी तो आप दोबारा से उसको रिज्यूम कर सकते हैं। बीच में एक्स्ट्रा कोई वो नहीं करना होता? नहीं, क्योंकि ये सब्सिक्वेंटली इसलिए ख़राब हुआ है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और चूँकि आपके कंट्रोल में नहीं है तो इसके अंदर हुआ हुआ कोई नुकसान भी आप भरपा नहीं करेंगे, आप इजी हो जाएंगे। और इसको दोनों कर सकते हैं, मतलब दोनों, ऑफर भी और बिल्कुल दोनों करेंगे, दोनों की बाहमी रजामंदी के साथ ये होगा, विद म्यूचुअल कॉन्सेंट ये होगा। डन है यहाँ तक? पक्की गल है? आपके पास बुक होगी पास पेपर्स की, है आपके पास किताब है पास पेपर्स वाली? क्यों नहीं है? ये तो गलत बात है। चले कोई बात नहीं, ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद शुरू करते हैं अनसाउंड और देखते हैं पास पेपर्स। जी, 2 सफ़े आप तक पहुंचे होंगे और
इन सफ़ों पे क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अब आपने काम करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, फिर 5 से लेके 11 तक, जी तो सवाल नंबर 1 से लेके 16 तक ज़रा देखिएगा, और उसके बाद 21 से लेके 24 तक, 1 से 16 और 21 से 24। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली है, तो एक केस स्टडी टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस। आप चाहें तो इस बलून को कीमत एक दफ़ा हम बोर्ड पे भी दिखा देते हैं, इसको करना ज़रा कैप्चर। जी हाँ हाँ, मगर सोचने के बाद ज़रा दिखाइएगा अब्दुल्ला भाई, फोकस्ड है। और मुझे आपने बताना है किस सवाल में आपको ज़्यादा मसला आया, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तब तक मैं आपके लिए कुछ बनाता हूँ स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग सर। मैं वही कह रहा हूँ, आप कहें तो क्लास लेके बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे आप हो वहाँ पे हम लोग शुरू हो जाते हैं।
क्या? सिर्फ 4 और 6 सेम। ठीक है जी। सर इनके आंसर भी पीछे दिए हैं जो क्वेश्चन 7 से आ गया। अभी तसल्ली के साथ देखें, मैं आपसे पूछता हूँ बाद में, अभी टाइम आपका चल रहा है, मेरा नहीं स्टार्ट हुआ। जी
कहाँ तक पहुँचे हम लोग? और जूम करते हैं। मैंने आपसे कहा था 1 से 16 और उसके बाद 21 से 24। हो गया? हो गया? मैं सभी कर रही हैं। सैन भाई डन? डन? क्या परेशानियाँ मिली? आपने पहले मुझे बताना सवाल नंबर कौन सा, वो लिखते हैं यहाँ पे। सर वो क्वेश्चन 10 है। 10 है एक, उसके बाद 14 का प्रो नोट एक 14 का प्रो नोट। अच्छा वो है प्रॉमिसरी नोट। अच्छा और तो देख लेते हैं। और बस हो गया। बस हुसैन भाई कहाँ फंसे हो? सब कुछ हो गया। 10 हो गया, 14 हो गया, बस 10। 8 और 9 यानी कि 8, 9, 10 और बस। अच्छा अब बारी बारी चलते हैं, पहले 14 देख लेते हैं। कहाँ है 14? 14 इज अ मारिया नहीं, आ मारिया नहीं, खाली मारिया। मारिया एक माइनर है, उसने कुछ पैसे उधार लिए हैं और साथ उसने क्या लिख दिया, एक प्रॉमिसरी नोट फॉर इट। एंड व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे से वादा करता है कि मैं तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगा या कर दूंगी। जब वो मेजर हुई, मारिया रोड अ सेकंड प्रॉमिसरी नोट टू सेटल द फर्स्ट नोट
टेक्निकली क्या हो रहा है, रेटिफिकेशन हो रही है, जो कि माइनर नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा 10 इज एन ओरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन अबाउट प्रेजेंट डिस्प्यूट्स इन्फोर्सेबल। क्या ओरल एग्रीमेंट करना फॉर आर्बिट्रेशन, व्हाट इज आर्बिट्रेशन? सालिस के पास लेके जाना, सालिस सुलह करवाने वाला। आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, आप किसी बंदे के पास जा रहे हैं कि सर हमारा क्लैश हो गया है, काइंडली इसके ऊपर आप ज़रा रोशनी डालें कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। तो क्या एक ओरल एग्रीमेंट करना फॉर आर्बिट्रेशन वैलिड है या नहीं है? हाँ जी, पंचायत, वही सालिस, पंचायत, चौधरी, वैलिड है या नहीं है? ओरल एग्रीमेंट किया जा सकता है, तो मसला कहाँ पे था? अच्छा, लफ्ज़ के समझ नहीं आ रही थी। 8 और 9, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन है। यही तो मैं कह रही थी, आंसर्स भी लीजिए। सर उसको साबित करने के लिए रिटर्न होना चाहिए। ठहरो, ये टाइप हो रहा था। सर 10 वाले का भी आंसर है, 10 वाले का आंसर देख लेते हैं। An oral agreement for arbitration about present disputes is unenforceable because the law requires that such arbitration agreement must be in writing. सवाल ये है कि अगर arbitration ना होता, खाली agreement होता, वो तो oral possible है। अब यहाँ पे आप लोगों की knowledge according to this course this class arbitration की फिलहाल हमने डिस्कस नहीं की हुई, तो आप for the time being वो word काट के आगे चले जाएं। अच्छा, उसके बाद 9 क्या है? अरे 9 वेजरिंग है, आप लोगों ने सही 9 पतंग हो गए होंगे। 9 को लिख लें चैप्टर 5। ये 9 5 के साथ लिंक कर रहा है। अब ICAP की किताब में भी ये मसला है, इस पर लिख लें 9 इज लिंक्ड विद चैप्टर नंबर 5। सही फंसे आप लोग, सही फंसे थे। अब चलिए आगे, अनसाउंड की बात करें। अनसाउंड, अनसाउंड 3 तरह के लोग हैं यहाँ पे। एक वो जो कि 100% पागल है, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन और इडियट। इनका नाम क्या है? स्पेसिफिक पर्सन और इडियट। ये 100% पागल हैं, यानी कि ये पागल खाने जमा हो चुके हैं और आप इनके साथ चाह के भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। 100% पागल। इनके साथ क्या होगा एग्रीमेंट? क्या होगा? वॉइड, यानी कि वॉइड एब इनिशियो। आसान सी बात। नेक्स्ट इज ल्यूनेटिक। ये वो बंदे हैं जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये दिन में मैक्सिमम टाइम दिमाग लेस होकर चल रहे होते हैं। कभी कभी इनको होश आता है और इनको दुनिया की समझ आती है। जहाज़ इनमें भी शामिल किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो जहाज़ कितना परवाज़ रखता है। अगर तो परवाज़ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर आएगा, नहीं तो वहाँ पे भी जा सकता है। उसके पीने की कैपेसिटी पर डिपेंड कर रहा है कितना पी सकता है। तो ल्यूनेटिक कौन है? वो बंदे जो कि मैक्सिमम टाइम क्या रहते हैं? अनसाउंड, और कभी कभी क्या होते हैं? साउंड माइंडेड। लॉ कहता है कि अगर आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो देख लो क्या वो उस टाइम पे ठीक है या नहीं, और अगर तो वो उस टाइम पे ठीक है, अगर तो उस टाइम पे वो साउंड माइंडेड हैं तो कर लो, कोई मसला नहीं है। और अगर वो अनसाउंड है तो फिर बाज रहो। फिर ये क्या है? वॉइड। फिर ये क्या है? वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट। और एक तरफ कौन है? ड्रंकन पर्सन या डिलेरियस फ्रॉम फीवर। ये मैक्सिमम टाइम साउंड है, इनको होश होती है। होश बिगड़ती कब है? जब ये किसी चीज़ का नशा कर लें, लस्सी को ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा शहद पी लें, तो वो उस टाइम पे अनसाउंड की कैटेगरी में चले जाते हैं।
समद बॉन्ड का बेजा इस्तेमाल कर लें, तो वो कौन है? ड्रंकन पर्सन। ये मैक्सिमम टाइम्स ठीक है, 80% ठीक है, 20% क्या है? पागल है। रूल वही है, अगर तो साउंड है उस टाइम पे तो ओके है, वैलिड है, और अगर वन साउंड है तो वो वैलिड नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अगली बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस बंदे पे आएगा जो कि शक की बात करेगा, जो कि ख़राब बात करेगा, उसको साबित करना पड़ेगा कि उसने वो बात क्यों की। मुझे ये बताइए, ल्यूनेटिक इनका फीचर क्या है कि मैक्सिमम टाइम्स क्या है? अनसाउंड, कभी कभी क्या होते हैं? ठीक। तो इसमें शक कहाँ पे होगा? जब वो साउंड है या जब वो अनसाउंड है? जब वो ठीक है, ये शक वाली बात होगी। साबित कौन करेगा? जो कहेगा कि ये ठीक है। कौन कहेगा? घर वाले या डॉक्टर या उसके रिलेटिव्स। भाई मैंने अगर कांटेक्ट करने के लिए जाना है शबनम के पास और मुझे पता है कि शबनम जो है वो ल्यूनेटिक है, मगर मुझे कांटेक्ट करना है, किस वक्त कर सकता हूँ? जब वो उस हालत में होगी कि वो टर्म्स की कंडीशंस को ठीक से अंडरस्टैंड कर सके। मैं किससे जाके पूछूंगा कि ये ठीक है या नहीं? उसके पेरेंट्स से। शबनम से नहीं पूछूंगा, शबनम के पेरेंट्स से पूछूंगा या उस डॉक्टर से पूछूंगा कि साबित करो कि वो ठीक है या नहीं। क्यों? इसमें जो बात शक वाली है वो कौन सी है? कि वो ठीक है, अदरवाइज वो क्या है? अब नॉर्मल है, अनसाउंड है। तो साबित कौन करेगा? हु क्लेम्स। अगला बंदा कौन है? साउंड माइंडेड। इस केस में कौन क्लेम करेगा? वो डॉक्टर या उसके पेरेंट्स या फैमिली या रिलेटिव्स। इस तरफ आ जाए। इस तरफ खराब बात कौन सी है? कि वो पागल कब है, कि वो पागल कब है, क्योंकि नॉर्मली वो क्या है? ठीक रहता है। एक बंदा जो कि नशा नहीं करता, दूसरा बंदा कह दे कि नहीं आज इसने नशा किया हुआ है, तो साबित कौन करेगा? जिसने किया हुआ है या जो इल्ज़ाम लगा रहा है? जो इल्ज़ाम लगा रहा है। तो यहाँ पे साबित कौन करेगा? जिसने इल्ज़ाम लगाया कि वो उस हालत में नहीं है, जिसने इल्ज़ाम लगाया कि वो उस हालत में नहीं है, उसको साबित करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे किस पे आएगा? जो क्लेम कर रहा है कि वो ओके है, और यहाँ पे जो क्लेम कर रहा है कि वो ओके नहीं है। यहाँ पे क्या हो रही है? इल्ज़ाम तराशी, और यहाँ पे क्या हो रही है? शक। डन। अब एक सवाल आए क्या आपका? बड़ा मज़े का सवाल है, वो देखते हैं। सवाल है आलिया का। ये ज़रा खुद ट्राई कीजिएगा पहले। 3 नंबर का सवाल है, आलिया, उसका भाई और सलमा। आलिया, सलमा और भाई की कहानी। 3 औरतें, 3 कहानियाँ। स्प्रिंग 21 माइकैब ने पूछा था। इसको हम जूम भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये सवाल जब पढ़ ले तो मुझे बताइएगा। सोचा कुछ सोचा? क्या सवाल ने ये बताया कि ये अनसाउंड है या माइनर है या डिस्क्वालिफाइड है? सवाल ये तो बता रहा है कि एरिया कौन सा है? अनसाउंड। मगर अनसाउंड में क्या? स्पेसिफिक पर्सन है, ल्यूनेटिक है या
ये नहीं बताया। कहाँ बताया? उसको कहाँ बताया? भाई कह रहा है ना कि वो पागल खाना हाँ, उसका भाई कह रहा है कि वो पागल खाने चली गई है, एडमिटेड टू द मेंटल हॉस्पिटल। ये नहीं बताया कि वो पक्की पक्की पागल हो गई है या लुनेटिक है। सर वो बता रहा है तो इसका मतलब पढ़ने का थ्रू उसी पे होगा। वो तो उसी पे ही होगा, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सवाल ने ये बताया कि वो स्पेसिफिक पर्सन है या वो लुनेटिक है? तो उससे पहले तो जब उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था तब उस वक्त वो ठीक थी, उस वक्त वो ठीक थी। तो भाई ने आके नेक्स्ट डे काम ख़राब कर दिया। अब 100% पागल एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो अजम्पशन ये कहती है कि ये कहानी है लुनेटिक की। उसमें अब देखना ये है कि जिस टाइम पे सलमा के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो साउंड थी या अनसाउंड थी। साबित कौन कर सकता है? भाई। तो प्रूफ किस पे आएगा? उसके भाई पे आएगा, उस टाइम पे उसके भाई पे आएगा। तो आपने ये सारी कहानी लिखनी है कि कब वो साउंड है, कब वो अनसाउंड है, ये क्या होता है, सारी कहानी आपने 3 नंबर के लिए यहाँ पे मेंशन करनी थी। कर देंगे? स्प्रिंग 17 में भी कुछ है, यहाँ पे वो क्या मांग रहा है आपसे? ये दो डिस्क्वालिफाइड पर्सन की लिस्ट है, 4 पॉइंट्स 4 नंबर के लिए। डन। अब एक छोटा सा होमवर्क नोट कर लें। एक तो आपने इसके करने हैं 12 से 16 तक, और जब आप ये पहले कर लें 12 से 16 तो उसके बाद ये ऑटम बाइस से एक सवाल करके आना है, ऊपर वाला का 5A। ऑटम बाइस का 5A करके आइएगा। जूम कर दें आप। तो 16 से 22 उसके हैं और ऑटम 22 का ये एक सवाल है 4 नंबर का। 16 से 22, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 सवाल बनते हैं। यूँ समझ लेंगे 7। हाँ क्या वो उसमें होगा, बुक में होगा। ये बुक के एंड में देखो जाके, बुक के एंड पे पूरी अटेम्प्ट्स लगी हुई हैं। 22 की 2 और 23 की 2। ऑटम 22 का 5A है ये। हो जाएगा? कल की क्लास से अवेलेबल हो जाएगा। तो कल फिर हम लोग 3 को ख़त्म करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द रिमेनिंग पास्ट पेपर्स एंड कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। अल्लाह दे वाले जी।